तो आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा का प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहला पेपर इकाई 1 का चैप्टर 3 अनुवाद। आइए जानते हैं अनुवाद में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके फर्स्ट ईयर के हिंदी के पेपर में। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अनुवाद। इसमें आपको अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं लिखने का प्रश्न आ सकता है, या फिर अनुवाद की परिभाषा देते हुए स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और इनको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक अच्छे अनुवाद की विशेषता कैसे लिखते हैं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है, और एक अच्छे अनुवाद की विशेषता क्या होती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में क्या अंतर होते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो आइए इसके प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अनुवाद की आवश्यकता को जान लेते हैं। अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका भी एक प्रश्न है यहाँ पे। अनुवाद की आवश्यकता या अनुवाद के उद्देश्य। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग अनुवाद की आवश्यकता को जानते हैं। अनुवाद की आवश्यकता। आज का युग विज्ञान का युग है। मानव नित्य नए आविष्कार कर रहा है। इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित होकर नहीं रह गया है, उसे विश्वव्यापी होना ही है, और यह कार्य अनुवाद के द्वारा ही पूरा होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अनुवाद ऐसी आवश्यकता बन गया है जो विश्व के विविध मानव समुदायों को परस्पर जोड़ने और ज्ञान विज्ञान को मानव मात्र के लिए सुलभ कराने का एकमात्र उपाय है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा बोलने और जानने वाले दूसरे भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भावों और विचारों को संप्रेषण कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया अनुवाद की आवश्यकता। अब देख लेते हैं अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद किसी कथन का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन अथवा पुनरुक्ति। वर्तमान में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु की संज्ञा दी जाती है। अनुवाद शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कहते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, इनको भी जान लेते हैं। अनुवाद की परिभाषाएं। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने को शिल्प कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है एक भाषा या भाषा भेद में दूसरी भाषा भेद में प्रतिपाद को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं। हार्टमैन तथा स्टार्क ने यह परिभाषा दी है। इसके बाद कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं जिनको जान लेते हैं। अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठ के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और इनमें व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है। यह हालेडो द्वारा दिया गया सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत देखते हैं। मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। पांचवा परिभाषा देखते हैं। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव, संदेश या संदेश अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। ये पटनायक का परिभाषा है। छठवां परिभाषा एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थ पाठ्य सामग्री के प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। कैटफोर्ड का परिभाषा है ये। इन समस्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुवाद की सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में कुशल कथ्य की आत्मा की रक्षा करते हुए व्यक्त करने का प्रयास। अनुवाद का मुख्य लक्ष्य मूल भाषा में प्रतिपादित बात को अभीष्ट भाषा में प्रतिपादित करना है। तो ये हम लोगों ने अनुवाद की परिभाषा जान लिया। अब हम जानते हैं स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के बारे में। स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा।
स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का प्रयोग अनुवाद के संदर्भ में किया जाता है। एक भाषा का दूसरा भाषा में कथन अर्थात एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा के कथन में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के प्रसंग में कम से कम 2 भाषाओं का होना अनिवार्य है। इस अनुवादित प्रक्रिया में जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी में लिखी गई किसी कविता या कहानी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है तो इस प्रसंग में हिंदी स्रोत भाषा है और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। तो हम लोगों ने स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा समझ लिया। अब हम आगे जानेंगे एक अच्छे अनुवाद एवं अनुवादक की विशेषताएं। अच्छे अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल तथा प्रवाहमय होती है। साथ ही प्रामाणिकता के लिए शब्द और वास्तविक परिशुद्धता भी होना आवश्यक है। जिस अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्ति ज्यों के त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए वह उत्तम कोटि का अनुवाद होता है। अच्छे अनुवाद में यह भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। मूल रचना की शैली सुरक्षित रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल शाब्दिक अनुवाद कर लिया जाए। अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। यदि स्रोत भाषा में कोई मुहावरा है तो उस मुहावरे की प्रकृति से मिलता हुआ मुहावरा लक्ष्य भाषा का भी अनुवाद में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इससे स्वाभाविक प्रवाह बना रहता है। अच्छे अनुवाद की भाषा समझ में आने योग्य और सुबोध हो। भाषा के सौंदर्य का निर्वाह करते हुए अनुवाद सामग्री के विचार और भावों को सुरक्षित रखना अपेक्षित है। इसलिए अच्छे अनुवाद के लिए आवश्यक है कि अनुवादक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं। अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सामग्री की ज्ञानात्मक चेतना होनी चाहिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट का पदबंध प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही वह स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सहज और प्रवाहमय अनुवाद कर सकेगा। अतः अनुवाद करते समय एक अच्छे अनुवादक को निम्नांकित बातें स्मरण रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला, अनुवाद के मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त मूल भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। दूसरा, अवतरण के विभिन्न शब्दों के अर्थ पर स्पष्ट विचार कर लेना चाहिए। तीसरा, अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल अवतरण की आत्मा की रक्षा पूर्णतः करनी चाहिए। चौथा, एक अच्छे अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद के लिए प्राप्त गद्यांश का कोई अंश ना छूट जाए। पांचवा, अनुवाद में अंग्रेजी गद्यांश की हिंदी में ना तो व्याख्या करनी चाहिए और ना ही अपने विचारों को अनुदिश अंश में जोड़ना चाहिए। छठवां, मुहावरेदार भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। सातवां, अनुवाद करते समय शब्दों के औचित्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पारिभाषिक शब्द या फिर विशेष प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। आठवां, अनुवाद को दोनों भाषाओं के व्याकरण का ज्ञान होना अपेक्षित है तथा अनुवादक को दोनों भाषाओं को पूर्णतः समझने के उपरांत ही अनुवाद करना चाहिए। केवल शब्द को उसके अनुसार शब्द को लिख देना अनुवाद नहीं है, क्योंकि उस कथन में लेखक के चिंतन, तर्क व भाव निहित होते हैं। नौवां, अनुवाद में मूल अवतरण और अनुदिश अंश के भावों में समानता होनी चाहिए। अनुवाद को अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। 10वां, यह आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी के एक वाक्य का अनुवाद हिंदी के एक ही वाक्य में किया जाए। अनुवाद करते समय उसे 2 वाक्यों में भी सरलता, सुंदरता और योग्यता पूर्वक रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एक अच्छे अनुवाद एवं अनुवादक की विशेषताएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक पे आ जाते हैं। प्रश्न है, अनुवाद का आशय स्पष्ट कीजिए और अनुवाद के प्रकार लिखिए। अनुवाद की परिभाषा हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ लिया है अभी। स्वरूप और उद्देश्य समझाइए। अनुवाद के स्वरूप और उद्देश्य। तो यहाँ पे अनुवाद की परिभाषा एवं स्वरूप। अनुवाद की परिभाषा हमने पिछले प्रश्न में आपको बता दिया है। यदि आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छा है, नहीं तो आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें। यहाँ पे हम जानेंगे अनुवाद के स्वरूप के बारे में। अनुवाद के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों के मतभेद हैं। इस संदर्भ में
डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का मत ग्रहणीय है। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप में सीमित और व्यापक के आधार पर 2 वर्गों में इसे बांटा है। अनुवाद का सीमित स्वरूप। अनुवाद में एक भाषा में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तन किया जाता है और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। सीमित स्वरूप में अनुवाद को 2 भाषाओं के मध्य होने वाले अर्थ का अंतरण माना जाता है। इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के 2 आयाम होते हैं। पहला है पाठधर्मी आयाम, दूसरा है प्रभावधर्मी आयाम। तो पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है, जो तकनीकी एवं सूचना प्रदान सामग्रियों पर लागू होता है। जबकि प्रभावधर्मी अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा बनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य और विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है। अब जानेंगे अनुवाद का व्यापक स्वरूप। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना था अनुवाद का सीमित स्वरूप। अब हम जानेंगे अनुवाद का व्यापक स्वरूप। तो यहाँ पे हम जानेंगे अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद के व्यापक स्वरूप में अनुवाद को 2 भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। यह प्रतीकांतरण 3 वर्गों में बांटे गए हैं: अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के 2 भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं। अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवाद को न केवल स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की संरचनाओं एवं उनकी प्रकृति से परिचित होना होता है, वरन उसकी सामाजिक संस्कृति, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि की भी सम्यक जानकारी भी उसके लिए बहुत जरूरी होती है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक 1 का संबंध तो भाषा से ही होता है, जबकि प्रतीक 2 का संबंध किसी दृश्य माध्यम से होता है। अनुवाद का उद्देश्य। तो हम जान रहे थे अभी अनुवाद के स्वरूप, अब हम जानेंगे अनुवाद का उद्देश्य। अनुवाद का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही अधिक उसकी महत्ता भी है। वर्तमान समय में अनुवाद का महत्व प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी की भांति अत्यधिक मूल्यवान हो गया है। अनुवाद के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने जाते हैं। यानी दूसरी भाषा यानी स्रोत भाषा के साहित्य से अपनी भाषा यानी लक्ष्य भाषा के साहित्य को समृद्ध करना, दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों, वैज्ञानिकों एवं तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करना और विचारों का विनिमय करना। यह 3 उद्देश्य मेन है अनुवाद के उद्देश्य। अब जानेंगे अनुवाद के प्रकार। पहला है शब्द अनुवाद। इसमें मूल भाषा का स्रोत भाषा की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि का दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में लगभग ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाता है। इसे शाब्दिक अनुवाद कहते हैं। दूसरा है भावानुवाद। इसमें मूल भाषा का स्रोत भाषा की शब्द योजना, वाक्य विन्यास आदि को दृष्टि में न रखकर शब्दों एवं वाक्यों में निहित मूल भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अनुवाद किया जाता है। इसे छायानुवाद भी कहते हैं। तीसरा है रूपांतरण। इसमें अनुवादक मूल भाषा या स्रोत भाषा के समस्त कथन को दूसरी भाषा या लक्ष्य भाषा में अनुदित करने के लिए उसमें यथेष्ट परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार रूपांतर करते समय अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि हावी हो जाती है। तो इस तरह से हमारा यह अनुवाद का प्रश्न और उत्तर समाप्त होता है और इकाई 1 में ही चैप्टर 4 हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में।